मैं बात करूंगा प्रेस आयोग की। बच्चों, पत्रकारिता में प्रेस कानूनों को हमने पढ़ लिया है लगभग। और जैसे मानव को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसे मिली है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति उसके लिए, समाज के लिए घातक न हो तो वो अभिव्यक्ति वर्जित है। और प्रेस में भी जब हम कोई चीज़ सामग्री लिखते हैं तो लिखने में ऐसी चीज़ें आएँ कि जो जायज़ हो। यदि वो नाजायज़ हो जाती हैं या समाज के लिए एक घातक सिद्ध हो जाती हैं तो वो फिर कानूनी तौर पर वर्जित हो जाती है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर हमें मिली है, अपनी बात को रखने का हक ज़रूर मिला है, लेकिन समाज में यदि उस बात से विखंडन पैदा हो रहा हो, विखंडन हो रहा हो, यदि समाज में व्यवस्थाएं उससे चरमरा जा रही हों तो वहाँ पर वो स्वतंत्रताएं रोक दी जाती हैं। और जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 19(2) ख के तहत बंद कर दिया जाता है या निर्बंधन लगा दिया जाता है। प्रेस वालों से और पत्रकार से यह आशा की जाती है कि वह आत्मानुशासन में रहे या अपने को स्व अनुशासित रखे। यदि वह स्व अनुशासित रहेगी तो उससे जो प्रेस में जो सामग्री आ रही हैं, जो प्रकाशित होकर जो सामग्री आ रही हैं, उससे कोई समाज को नुकसान नहीं होगा। और प्रेस वालों से आशा की जाती है या समाचार पत्र में प्रकाशकों से या फिर संपादकों से यह आशा की जाती है कि वह आचार संहिता का पालन करें और लेखन के जो विविध विधि नियम हैं वो उनको संज्ञान में लें। और इससे क्या होगा कि समाज में एक तो समरसता बनी रहेगी और दूसरा यह है कि उससे व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होंगी। मैं बात करूंगा कि जो मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत कानूनी व्यवस्थाओं के अनुपालनार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रेस आयोग का गठन 1952 में हुआ, 1952 में हुआ था। प्रेस आयोग जो जांच कानून था 1952, तो प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या क्या था कि जो समाचार, छोटे बड़े समाचार पत्र पत्रिकाएं और समाचार समितियां और फीचर सिंडिकेट के नियंत्रण व्यवस्था और वित्तीय स्थिति को इसके भीतर, आयोग के भीतर रखा गया था कि छोटे बड़े जो समाचार पत्र होंगे, समाचार समितियां होंगी और फीचर सिंडिकेट के नियम होंगे, व्यवस्थाएं और वित्तीय स्थितियां जहां होंगी उस पर बात की जाएगी। दूसरा था कि एकाधिकार और श्रृंखला पत्रों का समाचार और अन्य बाहरी जो प्रभाव है उसको देखा जाएगा, इसके भीतर था। और तीसरे था कि जो प्रेस का मालिकाना हक या फिर कंपनियां या विज्ञापन और अन्य बाहरी जो दबाव हैं उनका मूल्यांकन ये प्रेस आयोग, ये जो प्रेस आयोग थी ये उसको संज्ञान में लेगी। फिर जो पत्रकारों की नियुक्ति होती थी और या फिर उनके प्रशिक्षण होते थे या उनके काम की स्थिति और उनके वित्तीय स्तर की जो जानकारी होती थी, ये प्रेस आयोग क्या करता था कि उसका संज्ञान लेता था। और फिर 5वां पॉइंट आएगा कि प्रेस, कागज़ और मशीन आदि के विभिन्न पहलू होते थे उस पर यह क्या करेगा, उस पर यह दृष्टि डालेगा। तो इस तरह जो था, जो प्रथम प्रेस आयोग था उसने 1954 में प्रतिवेदन भी दिया और 3 भागों में वो पारित भी हुआ कि एक तो उसका जो प्रतिवेदन था उसका पहला पॉइंट था कि प्रेस जगत की जांच और सुझाव, कि प्रेस जगत की जो है जांच होगी और अगर कोई कमी लगती है तो वो सुझाव भी देगी। और फिर वहाँ पे दूसरा पॉइंट पे उसने प्रतिवेदन दिया कि जो भारतीय प्रेस के इतिहास के संदर्भ में। और तीसरा जो था कि जो प्रश्नावलियाँ होती हैं या परिशिष्ट ज्ञापन होते हैं, अर्थव्यवस्था तथा पाठक आदि के जो पत्र होते हैं उसका वो संज्ञान लेगी। तो प्रथम प्रेस आयोग ने
जो सुझाव दिए, प्रथम प्रेस आयोग बच्चों कब था, मैंने अभी क्या बताया था, 1954 बताया था। तो उसने क्या किया कि निम्नलिखित जो बिंदुओं पर मैं अभी प्रकाश डालूंगा उस पर वो सुझाव भी उसने दिए थे। वो सुझाव क्या थे कि जो उस प्रेस आयोग निर्मित किया जाना चाहिए, और पत्रकारों की आचार संहिता के समूह सूत्र का गठन किया जाना चाहिए, और पृष्ठानुसार मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। आज जैसे समाचार पत्र के कोई 10 पेज छाप देता, कोई 14 पेज, कोई 20 पेज, तो वो क्या होगा कि इस आयोग ने सीमित कर दिया। इस आयोग ने क्या किया कि उनको जो है मूल्य पृष्ठ के अनुसार उसका मूल्य निर्धारण कर दिया। और उसमें क्या होगा कि ये कहा कि प्रथम प्रेस आयोग ने कि 40% किसी भी समाचार पत्र में 40% से ज़्यादा विज्ञापन नहीं होंगे। 60 इसका मतलब हुआ कि 60% समाचार होंगे और 40% क्या होंगे कि जो होंगे विज्ञापन होंगे। और उसमें क्या होगा कि एक प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी, और समाचार समितियों के लिए नियम भी इसमें बनाए जाएंगे, बनाए जाने चाहिए, और प्रेस उद्योग पर अन्य मालिकों का प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। जैसे कि प्रेस उद्योग से ये मतलब हुआ कि जो प्रेस संचालित करते हैं उस पर सरकारी दबाव होता है, या फिर राजनीतिक दबाव होता है, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव होता है, तो उस दबाव को कम करने के लिए भी इस प्रेस आयोग ने अपनी सहमति जाहिर की, मतलब सुझाव दिया। और फिर एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगे कि जो मीडिया पे एकाधिकार हो जाता है किसी एक वर्ग का, तो वो एकाधिकार पर भी इस आयोग ने क्या किया कि उस पर रोक लगे। और पत्रकारों के हितार्थ जो उद्योग के जो नियम हैं, या जो वेतन और काम घंटे हैं, और उसका क्या किया इसने निर्धारण किया। अब बात करेंगे हम कि द्वितीय प्रेस आयोग कि द्वितीय प्रेस आयोग के जो न्यायमूर्ति थे श्री के मैथ्यू की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। और ये आयोग जो है के गठन के लिए केंद्र सरकार ने आपातकाल के बाद 1978 में किया, जिसमें सन 1982 में अपना प्रतिवेदन जो दिया, जिसमें प्रेस के विकास और उसमें सुधार करने के लिए कुछ बिंदु जो उसने सुझाव के तौर पे दिए। कि उसका ये कहना था कि जो विकासशील और लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि विकासशील तथा लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका अहम होती है। आप समझ जाएं कि इसलिए ये सुझाव उसका पहला था। फिर उसने कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वर्तमान कानून, नियम और उसका व्यवस्थापन की पर्याप्त और उसका प्रभावोत्पादकता होगी। उसका ये कहने का मतलब है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको निरंतर बनाए रखेंगे, अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, और उस पर बेवजह कोई कानून लादे नहीं जाएंगे, स्व अनुशासन में वो रहेगा। और इसका मतलब फिर तीसरा ये था कि जो नागरिकों के जो व्यक्तिगत अधिकार हैं और उसको संवैधानिक रूप से कानूनी संरक्षण दिलाना, और प्रेस की स्वतंत्रता का आर्थिक, राजनीतिक और मालिकों एवं प्रबंधों के दबाव के संरक्षण के साधन को उसने एक सुझाव के तौर पे दिया। और नीतियों में प्रेस की भूमिका एवं उसके दायित्व उत्तरदायित्वों की उसने बात की। और प्रेस के उद्योग, सामाजिक संस्था और सार्वजनिक कार्यों की तथ्यपूर्ण बहस के मंच के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी, और छोटे व मध्यम भाषाई पत्रों का विकास किया जाएगा। छोटे जो पत्र जिनको हम कहते हैं कि जो मासिक हैं, जो साप्ताहिक हैं, जो पाक्षिक हैं, छोटे मझोले कहे जाते हैं, जो क्षेत्र राष्ट्रीय पत्रों से जो कमतर होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो छोटे मझोले पत्र थे उसने ही
स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका ये कहने का ये अर्थ था कि जो छोटे मझोले जो पत्रिकाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनके पर्याप्त विकास के लिए काम किया जाएगा। और जो नियतकालिक और विषय विशिष्ट पत्रिकाएं होती हैं जो नियत काल में निकलती हैं, चाहे वो षटमासिक हो, 6 माह में निकलने वाला, फिर चाहे वो वार्षिक हो, चाहे वो पाक्षिक हो या मासिक हो, तो उन पत्रिकाओं के विकास के लिए ये काम किया जाना चाहिए। और समाचार पत्र के विकास के लिए उसने बात रखी कि समाचार पत्र जो होता है कि वो एक तरीके से हमारा समाज का प्रतिदिन का एक आईना होता है। यदि उस आईने में में कोई ऐसा तत्व सामने आता है जिससे कि समाज की जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा रही हैं, उस आईने में यदि दिखता है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए समाचार पत्रों को प्रमुखता के साथ उसके विकास के लिए उसने सोचने के लिए सुझाव दिया। और फिर इसकी कई संस्तुतियाँ उसने जो द्वितीय प्रेस आयोग जो 1978 में जो आपातकाल के जो बाद में बना, तो उसने कुछ संस्तुतियाँ दी। तो जो न्यायमूर्ति के मैथ्यूज थे, उनकी अध्यक्षता में जो अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्यों के रूप में न्यायमूर्ति आनंद नारायण मुल्ले थे, प्रेमचंद वर्मा, न्यायमूर्ति शिशिर और आर गणेश, और फिर रणवीर सिंह, इन 11 सदस्यीय द्वितीय प्रेस आयोग ने जो सिफारिशें की उसमें से जो ये सिफारिशों के कुछ बिंदु इस प्रकार थे कि प्रेस और सरकार के मध्य सद्भावना के अर्थ में संबंध स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और लघु और मध्यम समाचार पत्रों के विकास के लिए समाचार पत्र विकास आयोग का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लघु और मध्यम समाचार पत्र होते हैं वो बेहतर काम करते हैं। फिर समाचार पत्र उद्योगों का अन्य उद्योगों और व्यावसायिक हितों से उसको पृथक किया जाना चाहिए, पृथक है और उसको पृथक किया भी जाना चाहिए। पृष्ठ के अनुसार मूल्य और उसके नियम निर्धारण किए जाने चाहिए। और समाचार पत्र उद्योग को विदेशी धन के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। विज्ञापनों में नारी की छवि का जो दुरुपयोग होता है, उस नारी की छवि को धूमिल न करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। और सरकार द्वारा जो विज्ञापन छपते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, उनकी सीमा और मूल्य निर्धारण उसका तय किया जाए या विज्ञापन नीति का निर्धारण किया जाए। और पत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और प्रेस कानून और परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाना चाहिए। पत्रकारों को सरकारी आवास और सुविधाओं का जो इसने बात रखी कि जो पत्रकारों को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उसको जो कक्ष है वो मिलने चाहिए, या तमाम और भी सारी चीज़ें और सारी जो बातें हैं वो इस प्रेस आयोग ने कही। इस तरह जो प्रेस आयोग है, जो प्रथम और द्वितीय प्रेस आयोग है, उसने समाचार पत्रों, चाहे वो दीर्घकालिक हो, चाहे वो पाक्षिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे षड्मासिक हो, और या फिर पत्र हों या पत्रिकाएं हों, उसके विकास के लिए उसने काम किया। उसने पत्रकारों के हितों के संरक्षण के लिए उसने काम किया। उसने समाज में सही खबरें दिए जाने के लिए काम किया। उसने समाचार पृष्ठों के हिसाब से विज्ञापनों के निर्धारण के लिए बात उठाई। उसने अखबारों में 40% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा विज्ञापन न होने की बात को कही। और इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रथम और द्वितीय प्रेस आयोग है, उसने जो था कि समाचार पत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया। तो साथियों, अगली कक्षा के लिए हम फिर आपके सामने लौटेंगे डॉक्टर ललित चंद्र जोशी योगी के साथ। नमस्कार।